2047 कह रहे हैं, ये 3047 तक भी इसको विकसित देश बना नहीं सकते। क्योंकि पॉपुलेशन बेरोजगार है, भूखमरी के लाले पड़े हुए हैं, भूखमरी चल रही है। बच्चे, नौजवान बच्चे अपने भीख मांग मांग करके खाने को मजबूर हो रहे हैं और हमारी सरकार बेखबर हो करके सो रही है। वो उल्टे उल्टे कामों में जुटी पड़ी है। ये कह रहे हैं कि देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा और इन्हीं को सत्ता में लाए जाओ। तो अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए ये भयानक जुमला इन्होंने एक और छोड़ा है। 2014 में जब मोदी जी प्रचार करते थे अपने चुनाव में, तो ये कहते थे नकली लाल किला बना करके उसका टेंट का कहते थे हम देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। और जब ये सत्ता में आए तो बेचारे सबसे पहले उस लाल किले को बेच दिया। और इनको इसी बार 2024 में इनको ठेकेदारी बहुत पसंद है ना, इनको ठेके पर भेजा जाए तुरंत के तुरंत, क्योंकि इन्होंने यहाँ ठेकेदारी लगा दी है। तमाम मजदूर बेचारे ठेकेदारी में पिस रहे हैं। तो उन तमाम मजदूरों से मेरी अपील है कि इनको भी ठेकेदारी में भेजो और इतना लंबा भेजो कि ये 2047 से पहले दिखाई ना मूड है नहीं देखिए उनका मूड नहीं है जाने का, लेकिन जनता का मूड है उनको भेजने का। जनता पूरी तरह से उखड़ चुकी है इनसे। जनता ने इनको भेजने का, इनको ठेकेदारी में भेजने का पूरा मन बना लिया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आए दिन कोई ना कोई सत्ता पक्ष की तरफ से कोई वादा आता है, विपक्ष उसे जुमला कहते हैं। अब एक वादा या जुमला जो भी कह ले, लेकिन एक नया आया है कि 2047 तक जो है भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, पिछले 78 वर्षों में तो ये संभव हो नहीं पाया। और अभी जिस तरह से भयानक गरीबी बढ़ी है इस देश के अंदर, बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से बेरोजगार नौजवानों की कतारें लगी हैं, तो उससे तो लगता नहीं है किसी भी तरह। और जिस तरह से इस देश के अंदर जो अपना खुद का व्यवसाय, जो हमारी अपनी जीडीपी जिस तरीके से गिरी है, कमज़ोर हुई है, हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमज़ोर हुआ है, तो उससे तो किसी भी हालत में दूर दूर तक ये 2047 कह रहे हैं, ये 3047 तक भी इसको विकसित देश बना नहीं सकते। क्योंकि विकसित देश बिना अपने नागरिकों को मजबूत करे, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत करे बिना कोई भी राष्ट्र विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। आप खाली आंकड़े दिखा करके कि 5,000 करोड़ की आप 5 लाख उसकी आप वो दिखा देंगे अर्थव्यवस्था है, और उसके बाद हमारा एक तमाम जो लोग हैं वो 4th क्लास के लोग ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं, 2-2 हज़ार 2,500 रुपये की तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। और आधी पॉपुलेशन बेरोजगार है, भूखमरी के लाले पड़े हुए हैं, भूखमरी चल रही है। अभी एक जिस तरह से वो बच्चे, नौजवान बच्चे अपने भीख मांग मांग करके खाने को मजबूर हो रहे हैं। तो ये इस तरह से किसी भी हालत में ये सिर्फ ये सत्ता में बने रहने के लिए कि लोग इनको कहें कि भैया ये कह रहे हैं कि देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा और इन्हीं को सत्ता में लाए जाओ। तो अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए ये भयानक जुमला इन्होंने एक और छोड़ा है। जिस तरीके से 2014 में जब मोदी जी प्रचार करते थे अपने चुनाव में, तो ये कहते थे नकली लाल किला बना करके उसका टेंट का कहते थे हम देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। और जब ये सत्ता में आए तो बेचारे सबसे पहले उस लाल किले को बेच दिया, वो डालमिया नाम की एक प्राइवेट कंपनी को, उसको ठेके पे दे दिया। तो इसलिए ये जो कहते हैं, समझ लो कि वो जनता के और देश के खिलाफ ही जाने वाला है। इसलिए इनके झांसे में ना आए और इनको इसी बार 2024 में, इनको ठेकेदारी बहुत पसंद है ना, इनको ठेके पर भेजा जाए तुरंत के तुरंत, क्योंकि इन्होंने यहाँ ठेकेदारी लगा दी है। तमाम मजदूर बेचारे ठेकेदारी में पिस रहे हैं। तो उन तमाम मजदूरों से मेरी अपील है कि इनको भी ठेकेदारी में भेजो और इतना लंबा भेजो कि ये 2047 से पहले दिखाई ना दे। मूड है नहीं जाने का, वो पूरी तरीके से तैयार है दोबारा आने के लिए। नहीं, देखिए उनका मूड नहीं है जाने का, लेकिन जनता का मूड है उनको भेजने का। मगर इनके पास जो ईवीएम है या जो ये प्रशासन को ये जो अपने उससे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने तरीक़ों से, एजेंसियों को, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, धन बल और ये बाहुबल का जो इस तरह से वो कर रहे हैं, अपना उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय जनता पूरी तरह से उखड़ चुकी है इनसे। जनता ने इनको भेजने का, इनको ठेकेदारी में भेजने का पूरा मन बना लिया है और इनको अब पूरी तरह से छुट्टी इनकी होने जा रही है 2024 में। इसीलिए ये विशेष सत्र बनाकर बुला करके लोकसभा का ये कुछ 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसी इन चीज़ों को ला करके, या और भी कुछ इनका जैसे वो
एक राष्ट्र एक लेजिस्लेशन, एक नेशन एक लेजिस्लेशन, इस तरह के वो रखेंगे। और विपक्ष नहीं पास होने देगा तो विपक्ष को ये कहेंगे कि भाई देखो इन्होंने नहीं करने दिया, हमें अगली बार मौका दे दो और हम दोबारा से इनको लागू कर देंगे। क्योंकि भावनाओं से खेलते हैं, लोगों को पता नहीं है कि एक वन नेशन वन लेजिस्लेशन है क्या, उनको पता नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। लेकिन ये उसको लागू नहीं करेंगे कि वन नेशन वन वेतन, जो बाबा साहब ने आर्टिकल 43 में कहा था लिविंग वेजेस सारे मजदूरों को देश को दो, तो लिविंग वेजेस की बात नहीं करेंगे क्योंकि एक एक मजदूर को मजदूर करने वाली बात है। जब तक इस देश के नागरिक पूरी तरीके से शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत शक्तिशाली नहीं होंगे, तब तक ये देश कभी भी विकसित नहीं बन सकता, किसी हालत में नहीं बन सकता। क्योंकि कोई फार्मूला नहीं है कि अपनी जनता को कमज़ोर रख के, अनपढ़ रख करके, आर्थिक कमज़ोर रख के उसको आप देश को आप विकसित बना दें, विश्व गुरु बना दें। वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। चीन और पाकिस्तान के जो आए दिन आपत्तियों से जो घेरा जा रहा था, उस पर पीएम ने कहा है कि बात करने से जो भी मतभेद हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इस चीज़ को उन्होंने पूरी तरीके से खारिज किया है दोनों देशों के साथ आपत्ति को लेकर। नहीं, देखिए ये तो अभी सिर्फ उसकी बातें, लगातार जो कूटनीतिक तौर पे जो चर्चा चीन के साथ और दूसरे देशों, पड़ोसी देशों के साथ चलनी चाहिए थी। एक अच्छे संबंध बना के, अच्छे संबंध भी ना बने तो एक समझौता ऐसा हो कि हमारी जो बॉर्डर है वो बॉर्डर में ना घुस पाएँ, हमारी जो सीमा रेखा जहाँ पर तय है उससे दूरी रहें। लेकिन क्या है कि ऐसे खबरें आती हैं कि जो चाइना है लगातार निरंतर रूप से उधर हमारे उसमें सीमा रेखा में लगातार बढ़ते जा रहा है। कुछ ऐसी खबरें हैं कि हॉस्पिटल बना लिए, कुछ ऐसी खबरें हैं कि वहाँ उन्होंने वो घर बना दिए लोगों के लिए, वहाँ बस्तियाँ बना दी हैं। और हमारी सरकार बेखबर हो करके सो रही है, वो उल्टे कामों में जुटी पड़ी है। तो चाहे जो बॉर्डर के जो इलाके वो होते हैं, और ख़ास तौर पे जो फॉरेन पॉलिसी होती है, जो वो कूटनीतिक तरीके से जो बात करके पूरे देश दुनिया के साथ मिल करके एक अच्छे उसके साथ रहे, सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें, नहीं रहें तो कम से कम एक मजबूती के साथ, एक समझौते के साथ रहें। वो इंटरनेशनल सीमा रेखा का जो इंटरनेशनल लॉ है, उस LOC जिसको कहते हैं, उसके उस हिसाब से अपना उसको समझौता करें। और दूसरा देश आपसे डरना चाहिए, लेकिन वो डर ही नहीं रहे दूसरे देश, तो आप क्या करोगे? क्या किस तरह का समझौता करोगे? किस तरह डर रहे? पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, पाकिस्तान को औकात दिखा दी, तमाम ऐसी बातें होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पाकिस्तान को सबक सिखाया है। देखिए अच्छी बात है कि अगर सबक सिखाया हो, लेकिन वो सबक दिखाई नहीं दे रहा ना कहीं पर। या तो ऐसा हो कि हम लाहौर तक पहुंच गए होते, अब भारत की जो सीमा रेखा लाहौर तक हो गई होती, या वहाँ पर जो 2 घंटे में इनको उड़ाने की बात थी कि 2 घंटे में उनको ठीक कर देंगे, उड़ा देंगे, पाकिस्तान को भारत में मिला लिया होता। ठीक है ना, जैसे इंदिरा गांधी ने जब वो लड़ाई हुई थी तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश अलग बना दिया था। पाकिस्तान को भारत में मिला दिया जाए? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ भाई हमारा अखंड भारत चाहते हैं। अखंड भारत चाहता हूँ, मैं भी अखंड भारत का समर्थक हूँ। आप बांग्लादेश को भी आप मिलाओ और आप इसको पाकिस्तान को भी अपना भारत, हमारे तो हिस्सा था ना, अब उसको जीत लो भाई, किसने मना किया? तुम तो तभी तो विश्व की शक्ति बनोगे। तुम कहते हो वासुदेव है कुटुंब, पूरी दुनिया तुम्हारा जब वो है, तो ये तो हमारा अपना देश है, तो इसको भैया, क्योंकि अभी उसमें भी हमारे भगत सिंह का भी वहाँ पर लाहौर जेल में अभी भी उनका जो मेन है जहाँ फांसी लगी थी, उनके सारे वहाँ पर हैं। तो मैं भी भगत सिंह का वो देखने जाना चाहता हूँ। भगत सिंह की मैं शहीदी दिवस, जन्म दिवस में वहाँ मनाना चाहता हूँ। ऐसे वीजा पासपोर्ट के जाना चाहते हैं, जैसे अपनी मेट्रो पकड़ूँ या रेल पकड़ूँ या बस पकड़ूँ, सीधे बिना कोई मुझे पूछे नहीं, मैं सीधा जाना चाहता हूँ। मेरी बॉर्डर पूरे भारत और पाकिस्तान का जो था पूरा एक अखंड भारत बन जाए, तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि हमारे मोदी जी करें। घुटने पे लाने का मतलब क्या होता है कि घुटने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आज पाकिस्तान चुप है किसी कारणों से, क्या है। आप इतना दूरदर्शी सपना देख रहे हैं तो फिर उसके लिए तो सत्ता में रहना पड़ेगा। 24 तक तो ये नहीं हो पाएगा। नहीं तो बहन जी आएगी ना, बहन जी करेगी। हमारी बहन कुमारी मायावती है, प्रधानमंत्री बनेगी 2024 में। और जो मानव कल्याण के जो काम है, जो तमाम दुनिया के जो काम है विश्व कल्याण के, अपने भारत कल्याण के साथ साथ समता मूलक समाज की स्थापना करके विश्व कल्याण के साथ जुड़ करके, और जो अपनी भारत को मजबूत करेगी हर तरीके से, उसकी सीमा रेखा से लेकर के उसकी तमाम पड़ोसियों से अच्छे रिलेशन बना करके। देखिए जिस तरह से नेपाल के साथ हमारे रिश्ते हैं कि बिना पासपोर्ट के हम आ जा सकते हैं ना नेपाल में, तो हम वहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं जा सकते? चलो, जरूरी नहीं कि उसकी सीमा रेखा को आप जीत लो,
क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हम भारत और पाकिस्तानी और इंडियन है तो भाई भाई हम एक दूसरे के देशों में बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के आ जा सकें। उसमें क्या दिक्कत आ रही है? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। उसके लिए स्वार्थपूर्वक तरीके से बैठ के काम करना है, बात करनी है। भले हम अमेरिका से कम बात करें जो दुनिया का लुटेरा है, मगर हम अपने पड़ोसियों से बात करें, अफ़गानिस्तान से बात करें, हम अपने बांग्लादेश से बात करें, हम पाकिस्तान से बात करें, इन सब देशों से बात करें तो क्या दिक्कत जा रही है? कोई समस्या नहीं है। मैं तो समझता हूँ क्योंकि हम पूरी दुनिया को अपना मानते हैं। और ये देखिए, ये जो सम्राट अशोक का ये शासन था अफ़गानिस्तान से लेकर के, और ये जो भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं आपका मलेशिया, इंडोनेशिया तक, तमाम ये भारतीय उपमहाद्वीप का ये सिंधु का ये वो है, पूरा इलाका है और ये हमारा अपना देश है। तो इस तमाम देशों के साथ ऐसा हमारा रहे ये भारतीय उपमहाद्वीप में कि हमें एक दूसरे देशों में जाने में हमें कोई ना पासपोर्ट की ज़रूरत पड़े, ना वीज़ा की ज़रूरत पड़े। हाँ, तो हम आए जाएं, बड़े अच्छे से घूमें फिरें और एक दूसरे की शक्ति बने, ऐसा भारत। ये तो काम प्रधानमंत्री ने किया है। कुछ देशों की संख्या ऐसी बढ़ गई है जहां पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी अब। नहीं तो एक देश तो बताओ ना, जो अभी पता चल रहा है कि नेपाल जहाँ हम बिना पासपोर्ट के जा सकते थे, अब वो भी पासपोर्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। तो जो एक देश था, वो भी देश पर कह रहा है पासपोर्ट लाओ भाई, तो वहाँ लागू होने वाला है। तो हमें बताओ कि कौन से ऐसे देश हैं कि जहाँ पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये जो G20 सम्मेलन होने वाला है, इसके लिए इन्होंने दिल्ली बंद कर रहे हैं 3-4 दिन, तो नाम की बंद कर रहे हैं, कल से ही बंद हो गई है। रात को 9 बजे के बाद ये रिठाला जैसे इलाके में रिक्शे वालों को भी नहीं जाने दे रहे हैं। अरे हम सुरक्षा कारणों से ऐसे कर रहे हैं ना, सुरक्षा कारण। चलिए मान लिया हम सुरक्षा कारण से हम तकलीफ उठा लेंगे, लेकिन 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, 20 बड़ी कंट्रियों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय से हमारी बिल्कुल ये हमें उनसे उम्मीद है कि इन 20 राष्ट्राध्यक्षों से कम 1-1 लाख नौकरी अपने लोगों के लिए ले लेंगे। तो 20 लाख नौजवान उन G20 देशों में, जो विकसित देश हैं, उनमें जा करके रोजगार पाएंगे। तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है अपने प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं कि G20 की जो बैठक होगी भारत के लिए बहुत अच्छे होंगे, शुभकारी होंगे, अच्छे दिन लाएंगे। देखिए, चंद पूंजीपतियों के लिए, ठेकेदारी लेने के लिए उनके देशों में उनको काम दिलवाने के लिए नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से मैं हाथ जोड़ के विनम्र अपील कर रहा हूं कि एक ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा लालची नहीं है, 20 देशों में 20 लाख नौकरियां ले लो, हर देश में 1 लाख नौकरी। और जो हमारे बेरोजगार लोग हैं वो वहाँ पर जा कर के विदेशों में नौकरी करें, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। इससे बढ़िया और कोई कदम नहीं होगा कि 20 देश बोल के जाएं कि भैया अपने आदमी भेजो फटाफट, और 1-1 लाख आदमियों को हम नौकरी देंगे। तो हमें उम्मीद है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस रोजगार की बात को उन 20 देशों से जरूर मनवा लें। एक आखिरी सवाल, चंद्रयान की सफलता के बाद अब जो है सूर्ययान निकल चुका है इतिहास रचने, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो सूर्ययान का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि सूर्य तो इतने विशाल ज्वालामुखी, इतना अग्नि का वो गोला है कि आदित्य L1 नाम है उसका सूर्ययान, जो निकल चुका है, लॉन्च हो चुका है 2 दिन पहले। हाँ, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन चंद्रयान जो चंद्रमा वगैरह पर जो और कंट्रियाँ गई हैं और अभी भारत भी चला गया है, तो लेकिन इससे मुझे समझ नहीं आ रहा कि इससे वर्किंग क्लास का, इस देश के जो मजदूर मेहनतकश लोग हैं, उनका क्या भला होने वाला है। क्योंकि ये वहाँ पर जीवन ढूंढ रहे हैं, वहाँ कॉलोनियाँ बना रहे हैं, वहाँ फ्लैट बन रहे हैं, तो वहाँ पर अरबों रुपया चाहिए वहाँ पर जाने के लिए, और वहाँ पर कितने महंगे होंगे फ्लैट, कितने महंगे होंगे। तो उसमें मेरा हिस्सेदारी क्या होगी, एक गरीब मजदूर की हिस्सेदारी क्या होगी? वो कैसे वहाँ जा पाएगा जब ये धरती ग्लोबल वार्मिंग से, जब ये चारों तरफ उथल पुथल हो रखी है, जो प्राकृतिक इन्होंने जंगल काटे हैं, प्राकृतिक आपदाएँ आ रही हैं, बाढ़ आ रहे हैं, सूखे आ रहे हैं, ये पृथ्वी भूकंप आ रहे हैं, ये ख़त्म होने की तरफ जा रही है, वैज्ञानिक रोज़ चेतावनी दे रहे हैं। तो ये जब वहाँ पर अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर चंद्रमा पर इतना महंगा बेच करके लाखों करोड़ रुपए की टिकट होगी, लाखों करोड़ रुपए फ्लैट होंगे, तो जब ये पृथ्वी डूबेगी तो अपने चंद मालदारों को रॉकेट में बिठा करके ले जाएंगे वहाँ, उन्हीं की सुरक्षा के लिए ले जा रहे हैं। खुश तो मैं हो रहा हूँ कि भैया मेरा चंद्रयान पहुंच गया तिरंगा लेकर के, लेकिन उस चंद्रमा पर मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझे ये भी तो थोड़ा पता चलना चाहिए कि वहाँ कैसे पहुंचूंगा। मेरा भी हिस्सेदारी, मेरा रिजर्वेशन कर दो भाई, ज़्यादा मत करो, 10% तो कर दो, 90 आदमी जाएँ तो 10% हम गरीब भी जाएं, हमें भी कर दो। तो इसलिए उसमें भैया मेरी हिस्सेदारी तो बता दो कि कैसे जाएंगे। सच्चाई ये है। जी बिल्कुल, ये सच्चाई है।
तो आपने सुना जो है तमाम मुद्दों पर हमने बात की, सूर्ययान से लेकर चंद्रयान और प्रधानमंत्री के नए तमाम जो दावे हैं और जो हाल फिलहाल में उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें जो कुछ भी कहा, उन सारे मुद्दों पर हमने बात की, आपने जवाब सुना। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।